हमारे झज्जर की मीडिया टीम है। और फिर मैं स्वागत करती हूँ हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, जो कि नवनिर्वाचित हमारे राज्यसभा के सांसद हैं। ऑफिशियली मीडिया के साथ वैसे तो ज्ञापन के दौरान आप सबसे इंटरेक्शन हुई है, बातचीत हुई है, और ऑफिशियली राज्यसभा के सांसद बनने के बाद आज आपसे रूबरू होने के लिए आए हैं। मैं उनका भी यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे भाई कुलदीप वत्स जी हैं बादली से विधायक, मैं उनका स्वागत और सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की तो बात यह है, कांग्रेस पार्टी के लिए विशेष तौर से, कि चारों की चारों विधानसभा सीटें जो हैं हम लोगों को झज्जर वालों ने कांग्रेस को जिता कर दी हैं। और लोकसभा में बहुत ही अच्छे ढंग से 3 बार हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने प्रतिनिधित्व किया। यहाँ के विकास के कार्यों का झंडा जो फहराया है वो आप सबको मालूम है। लेकिन जो भी कारण रहे, आज राज्यसभा में सबसे यंग एक राज्यसभा के सांसद के रूप में वो यहाँ पर आप लोगों से आज रूबरू होने के लिए आए हैं। और हम उम्मीद करेंगे जब अभी राज्यसभा जब स्टार्ट होगी तो उसमें हमारे क्षेत्र की, न केवल क्षेत्र की, पूरे हरियाणा की, और जो भी ज्वलंत मुद्दे पूरे देश के रहेंगे, हमेशा इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद रखा है, आगे भी बुलंद करेंगे। और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि ऑफिशियली जो है वो आज हमारी जो झज्जर का यहाँ का सारा मीडिया है, आप उनसे अपनी प्रेस वार्ता, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, ऑफिशियली इस प्रेस वार्ता को आप शुरू करें। भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी। धन्यवाद गीता जी। हमारे झज्जर से हमारी विधायक और हरियाणा प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री रही, जिन्होंने पूरा हमारे क्षेत्र की बहुत अच्छे से और पूरे प्रदेश की बहुत अच्छे से जिन्होंने अपने कार्यकाल में सेवा करी, बहुत अच्छे कार्य किए, गीता भुक्कल जी। हमारे बादली विधानसभा क्षेत्र से हमारे ऊर्जावान और युवा हमारे विधायक भाई कुलदीप वत्स जी, जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत करी है और सबका मान सम्मान करते हुए, क्षेत्र की सेवा करते हुए जो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमारे बहादुरगढ़ से नगर पालिका के हमारे चेयरमैन के हमारे सुपुत्र, वो अपना शीला जी के सुपुत्र जो उनका पूरा सहयोग करते हैं, वहाँ भाई संदीप राठी जी। बहादुरगढ़ से हमारे भाई बहुत हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के साथी, जिन्होंने एक बहुत ही निर्णायक भूमिका जिनकी रही थी इन विधानसभा चुनाव में भी, भाई राजेश जून जी। और सभी मेरे परिवार के साथियों, क्योंकि पत्रकार लगभग जो झज्जर में आप लोग सारे पत्रकार तो हैं, मगर पत्रकार मैं भी समझता हूँ मैं भी सांसद हो सकता हूँ, मगर मैं सांसद बाद में हूँ, आप भी पत्रकार बाद में। पहले हम एक परिवार के सदस्य हैं। सुख दुख का हमारा वर्षों का साथ है, बचपन से लेकर आज तक रहा है। तो सबसे पहले आप सब के लिए यही हमारी भावनाएं हैं, यही शुभकामनाएं कि आप लोग इस कोरोना काल में स्वस्थ रहें, और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ भी हैं, आपके परिवार भी सारे स्वस्थ हैं। और इस बात की भी हमें कि भाई झज्जर ज़िले की परफॉर्मेंस, जो अभी पहले ही बात कर रहे थे, वो पूरे प्रदेश की परफॉर्मेंस की तुलना में कोरोना के मामले में झज्जर क्षेत्र की परफॉर्मेंस ठीक रही है। तो एक हमें इस बात की संतुष्टि है, मगर और सावधानी बरतने के साथ ही साथ हम बरतेंगे। 2-3 मुद्दे वैसे तो आज, क्योंकि उस दिन भी जो ज्ञापन वाला था तब खड़े खड़े ही मीडिया को एड्रेस किया था, 2-3 बार उस तरह का हुआ था। प्रॉपर मीडिया का तो मैं समझता हूँ आखिरी बार जब हमने धन्यवाद किया था, झज्जर एक धन्यवादी कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, उस समय मीडिया का हुआ था इंटरेक्शन। उसके बाद फिर कोरोना के समय नहीं हो पाया बहुत लंबे समय तक। तो 2-3 बातें हैं जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। पहली बात तो अभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है कृषि क्षेत्र से संबंधित, जिन अध्यादेशों के आधार पर जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसमें व्यापक रिफॉर्म की बात कही जा रही है, और प्राइवेट सेक्टर, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को इसके अंदर
लाने की बातें कही जा रही हैं, मगर जिस प्रारूप के जो प्रारूप है उन अध्यादेशों का, उनको लेकर आपने देखा होगा कि किसान वर्ग में व्यापक रोष है और सभी किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन समेत सभी किसान संगठन उसके विरोध में सड़कों पे आए हैं। एक आंदोलन चल रहा है, देश का किसान आंदोलित है और हमारा पूरा साथ और समर्थन हमारे देश के आंदोलित किसानों के साथ है। हम उस आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं, उनकी मांगे जायज़ हैं। अब मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ भाई क्या इन अध्यादेशों को लेकर किसान के मन में क्या शंकाएं हैं और क्यों किसान ये संघर्ष कर रहा है। 15 अगस्त को भी किसानों ने पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन किए, पूरे देश में प्रदर्शन किए। दुर्भाग्य की बात यह है, पहली तो एक और बात दुर्भाग्य की बात यह है कि उस प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक अपनी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रदेश स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा बीजेपी ने कहा कि भाई जो प्रदर्शन कर रहे हैं 15 अगस्त को वो देशद्रोही हैं। किसान को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए था, इस बात को कभी कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं किसान को देशद्रोही जो आपने बताया है, इसका जवाब देश की जनता, प्रदेश की जनता आपको देगी और जल्दी बड़ौदा विधानसभा चुनाव के अंदर भी इसका जवाब आपको मिलेगा। आपने उनकी मांगे समझने की बजाय उनकी जो शंकाएं हैं, जो उनको इन आपके जो ऑर्डिनेंसों के प्रति जो एक उनकी बजाय आपने सीधा उनको देशद्रोही कह दिया। ऑर्डिनेंस के पे आते हैं। अब ऑर्डिनेंस लेके आई बीजेपी जब पार्लियामेंट बंद है और उस समय कहा गया कोरोना से बचने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेके आ रहे हैं। 20 लाख करोड़ का हम एक पैकेज दे रहे हैं देश की जनता को और ये कई बदलाव लेके आ रहे हैं। कितना मिला 20 लाख करोड़ का पैकेज वो आप लोग जानते हैं। प्रदेश में किसी एक भी व्यक्ति के पास 1 रुपये का अगर पैकेज आया हो तो आप प्रेस के साथ ही आप उसको उजागर करिए, क्योंकि कुछ दिन जल्दी ही ये 20 लाख करोड़ ढूंढने का कि हमें जो है ढूंढने के लिए प्रदेश में ढूंढे 20 लाख करोड़ कहाँ आया है, किसके पास आया है, इसके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम हम चलाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमें कुछ मिला नहीं। मगर कोरोना की आड़ लेके किसानों के ऊपर 3 अध्यादेश लेके आना कृषि क्षेत्र में, जिसमें क्या है, पहली बात मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था, जो ख़ास तौर पे पंजाब और हरियाणा किसान जिससे हरित क्रांति लाने का काम हुआ, उसको कमज़ोर करने की तरफ ये सरकार के तेज़ी से कदम सरकार ने बढ़ाए हैं। उस APMC एक्ट के बाहर ख़रीदारी हो पाए और बड़े प्राइवेट सेक्टर अदानी और अंबानी किसान से सीधा खरीदें और FCI को कम खरीदना पड़े। FCI की आपने देखा होगा जो फूड सब्सिडी का बजट है खरीद का, वो इस वर्ष भी 2020 में भी लगभग 1,84,000 करोड़ से घटाकर 1,15,000 करोड़ कर दिया गया। तो FCI का खरीद का बजट आपने कम कर दिया एक तरफ। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर को आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। प्राइवेट सेक्टर जो खरीदेगा उसमें आपने ये कहा नहीं कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदेगा बड़े कॉरपोरेट हाउस, तो वो किसान को फ़ायदा देने के लिए खरीदेंगे या अदानी अंबानी खरीदेंगे तो खुद के मुनाफे के लिए खरीदेंगे। ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि वहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रोटेक्शन क्यों नहीं सरकार दे रही और सीधा किसान से क्यों नहीं सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो प्रक्रिया चली हुई थी। तो पहले तो हमारे संशय ये है। दूसरा, जब ये खरीदारी होगी तो मंडियों के बाहर तो मंडी व्यवस्था पे पूरी ऐसी चोट पड़ेगी, वो एक अलग जगह है। किसान पे जो इसको नुकसान होगा, धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली का ढांचा ही हिल जाएगा, वो एक सबसे बड़ी समस्या तो है। मगर उसके साथ साथ बाकी भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। जो राजस्व आता है मंडियों में परचेज से, उससे ये मंडियों के अपकीप होती है। तो पहले ही मंडियों की क्या दशा है आप देखते हैं, आने वाले समय में क्या होगा। जो मंडियों में सारे कर्मचारी नियुक्त हैं उनका भविष्य को लेकर क्या होगा। जो राजस्व आता है उससे प्रदेश सरकार, 2 प्रदेश सरकारों को सबसे बड़ा झटका मिलेगा, पंजाब को और हरियाणा को। उसका क्या होगा। आज GST के बाद पहले ही राजस्व सरकार का जो पूरा वो गड़बड़ाया हुआ है। तो ये बड़ी भारी शंकाएं हैं। तीसरी बात,
इस ऑर्डिनेंसेस में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आई है, अगर बड़ी कंपनियां लाखों एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेने की इजाज़त मिलेगी उनको और कॉन्ट्रैक्ट के फार्मिंग करेंगी, तो जो छोटे ठेकेदार, जो छोटे ठेके पे किसान जो एक्चुअल में खेती करता है, आपको भी पता है कि गांव के अंदर भी कई ऐसे होते हैं किसान परिवार जिनकी ज़मीन तो होती है मगर वो खेती नहीं करते, ख़ासतौर पे जो उनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है। और छोटा और मध्यम वर्ग का जो किसान है या जो भूमिहीन किसान है, जो एक्चुअल में वो ठेके पे लेके असल में खेती वो करता है बहुत ज़्यादा, तो जब लाखों एकड़ ज़मीन अंबानी और अडानी लेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, तो उन लोगों का क्या होगा? वो आज एक किसान है, कल को वो इनके जो है एक तरीके से इन कंपनियों कॉरपोरेट्स के अंदर उनको मजदूरी करने की तरफ उनको धकेल दिया जाएगा और कोई उनके पास वो एक जो है अपना जो खुद आज ठेके लेके सक्षमता से तो लाखों बेरोजगारी की तरफ, या फिर उनको इनके साथ इनकी कंपनियों के में अपना जो है कृषि क्षेत्र के अंदर अपना वो मजदूरी की तरफ करके अपना उनको लेके जाया जाएगा। तो ये 2-3 हमारी इसको लेकर चिंताएं हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी चेंज कर रही है सरकार, जिसमें कोई सीमा नहीं रहेगी कितना ही आप स्टोरेज करो। तो ये जो स्टोरेज कितना ही करो, इसका लाभ किसान को बता रहे हैं। किसान के पास असीमित स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। असीमित स्टोरेज की कैपेसिटी तो अदानी और अंबानी की है। वो किसान से लेकर और जब भाव का फ्लक्चुएशन होगी तो उस समय निकालेंगे उसको, तो उसका फ़ायदा ना किसान को होगा ना ग्राहक को होगा। इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था। तो प्राइवेट सेक्टर को बुलावे देने के माध्यम से कोरोना की आड़ में बिना पार्लियामेंट में, संसद में, बिना संसद की चर्चा बहस किए इतने व्यापक बदलाव जो आए हैं, इनको लेके एक चिंता है, जिससे किसान सड़कों पे निकला है। उस आंदोलन को हम समर्थन करते हैं, पूरा हमारा समर्थन है। ये मोशन लेकर आ रहे हैं और विधानसभा में भी एडजर्नमेंट मोशन लेके आ रहे हैं और संसद के अंदर भी इसको उठाने का हम काम करेंगे। पहले दिन ही उठाने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। हमारी बैठक हुई थी सांसदों की जिसमें ये तय हुआ था, और हम संसद के अंदर एक और बिल प्रस्ताव लेके आएंगे जिसमें MSP से नीचे कोई अगर खरीद होगी तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो, और स्वामीनाथन C2 फार्मूला के आधार पे वो MSP तय हो। और तीसरा, उस बिल का जो बिल बना रहे हैं हम, कांग्रेस पार्टी लेके आएगी, तीसरा उसमें पूरी परचेज़ हो। FCI का जो बजट घटा रहे हैं, परचेज़ का बजट घटा रहे हैं, तो वो पूरी परचेज़ हो। जितना किसान का उत्पादन है वो पूरा परचेज़ करे FCI न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कम से कम। ये तीनों चीज़ें उसके अलग अलग प्रावधान रहेंगे, तो बिल भी हम लोग लेके आएंगे। तो ये तो आ गया ऑर्डिनेंस का कृषि से संबंधित। दूसरी बात, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज, लॉकडाउन और ये जो सारा परिस्थिति आपके सामने है, इनमें अभी तक ना प्रदेश सरकार का ना केंद्र सरकार की तरफ से कोई राहत दी गई। अकेला शायद देश हो हिंदुस्तान जहां राहत नहीं दी गई। दुनिया के तमाम मुल्कों ने, तमाम देशों ने राहत दी अपने अपने नागरिकों को। कहीं दुकानदारों को बड़ा पैकेज दिया गया, छोटे व्यापारियों को कहीं पैकेज दिया गया, किसानों को दिया गया। यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल सबने सस्ते कर दिए, क्योंकि बीच में पेट्रोल डीजल की कीमत 0 पे भी पहुँच गई थी, आपको पता है, फ्यूचर ट्रेडिंग में। मगर हिंदुस्तान अकेला देश निकला जिसमें पेट्रोल डीजल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करी इस समय, और कोई राहत नहीं दी गई। आज मैं दोबारा से मांग करता हूं सरकार से कि राहत दे। हर वर्ग को, गरीब आदमी को राहत देने की आवश्यकता है। आपने स्कूल की फ़ीस से लेकर हमने वो मांग करी थी, स्कूल की फ़ीस में कुछ राहत मिले, वो कहीं राहत नहीं हुई। हमने मांग करी थी छोटे व्यापारी को राहत मिले। छोटा व्यापारी जो इतने समय बिना सेल के किस तरीके से अपना जो है ये समय जिसने निकाला, उसको कुछ ना कुछ राहत दे। आपने छोटे व्यापारी को कहीं राहत नहीं दी। इसमें एक और बात आप जोड़ लीजिए, अब आपने देखा होगा कि सैटरडे संडे लॉकडाउन करके सारी दुकानों को बंद करने के लिए सरकार की तरफ से आदेश आए। हमें ये नहीं समझ में आता। इसमें मगर वही चीज़, क्योंकि हरियाणा सरकार शुरू से पूरे देश में इस मामले में हरियाणा सरकार की बदनामी भी हो रही है कि इतना बड़ा शराब घोटाले को आपने अंजाम दे दिया, जिसका पूरा देश कह रहा है कि कोरोना के टाइम कम से कम आपको बख्शना चाहिए था।
लोगों की लाचारी का फ़ायदा उठाते हुए आपने हज़ारों करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला किया, वो एक बदनीति से आपने काम किया। तो अब तो आपने देखा होगा सैटरडे संडे सारी दुकान बंद, मगर शराब को छोड़ के। अब वो क्या कारण है शराब को छोड़ के? सरकार अलग अलग कारण देती है, असली कारण आपको और हमको सबको पता है, और प्रदेश की जनता को भी असली कारण पता है। वो कोई इंक्वायरी का विषय नहीं है। आप ठेके पे जाके आप पूछ लो कि ठेके क्यों खोल रखे हैं। मगर एक जो औपचारिक रूप से कारण देती है सरकार, वो कहती है कि राजस्व। तो सरकार की कमाई, जो सरकार, जब हम ये कहते थे फरवरी में कि 3 गुना कर्जा चढ़ गया हरियाणा सरकार पे, हुड्डा सरकार के समय देश में विकास दर में नंबर 1 था, बेरोजगारी दर में नंबर 1 हो गया, कृषि का, हमारी आर्थिक स्थिति का बैंड बाजा बज गया खट्टर सरकार में। तो जो सरकार उस समय कहती थी कि नहीं हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, और सरकार ने 2 लाख करोड़ के लगभग उससे ज़्यादा का बजट पेश किया, इतना था खजाने में। वो उस सरकार की कमाई की वजह से तो ठेके खोल रहे हो आप शराब के। मगर गरीब आदमी जिसकी कमाई की ज़रूरत है, छोटा व्यापारी, कोई अपना कोई टेलर है, कोई किराने की दुकान है, कोई जो है किसी खाद्य से संबंधित कोई दुकान है, उसकी कमाई की आपको चिंता नहीं। जो सरकार कहती थी कि नहीं हमारी तो अर्थव्यवस्था, उसके तो आप शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। और दुकानदार के तो आज ये एक बड़ा इशू, एक ज्वलंत इशू है। तो इस पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, सरकार सोचे कि किस प्रकार से नियंत्रित रूप से सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मगर आप या तो आप राहत दें व्यापारियों को, छोटे दुकानदारों को, और अगर राहत नहीं देते आपने जिद पकड़ ली है कि 20 लाख करोड़ केवल बड़े उद्योगपतियों का जो है को आप लोन के माध्यम से या उनके लोन को माफ़ करने के माध्यम से 20 लाख करोड़ पूरा आप खपत वहाँ करेंगे और छोटे दुकानदारों को कुछ नहीं मिलेगा बाकी वर्गों को, तो कम से कम नियंत्रित रूप से उनकी दुकानें खुली रहें। क्योंकि सैटरडे संडे आप समझते हैं कि इस समय छुट्टियां होती हैं गवर्नमेंट की, एम्प्लॉइज़ की, तो एक परचेज़ के लिए एम्प्लॉई मार्केट में जाता है, कर्मचारी मार्केट में जाते हैं। वैसे भी विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन एकदम से हाँ अनाउंस कर दिया। तो ये नहीं, मैंने दोनों बातें कही कि या तो सरकार राहत दे, छोटे दुकानदार व्यापारी को राहत दे, जैसे पूरी दुनिया में लगभग हर देश में दी गई है राहत, और कुछ प्रदेशों में भी मिली है राहत, जिसका उदाहरण राजस्थान है। 3 महीने तक के अपने बिजली के बिल राजस्थान के माफ़ हुए सभी के। मगर हरियाणा सरकार, जो हरियाणा देश में सबसे आगे होता था विकास दर में, ग्रोथ में, राजस्थान से पीछे होते थे प्रदेश ये, आज वहाँ हरियाणा में 1 रुपये की राहत की दूर की बात है। बेरोज़गारी में हरियाणा नंबर 1 आ गया पूरी। आपने पिछले 6 महीने की रिपोर्ट देखी होगी, हर महीने की CMI की रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर नहीं आ रहा हरियाणा। यूपी बिहार दूसरे नंबर पे, यूपी बिहार जम्मू कश्मीर ये दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे हैं। ये प्रदेश, इन प्रदेशों से हम आगे होते थे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इन प्रदेशों से हरियाणा की गिनती आगे होती थी। अब हरियाणा लगातार बेरोजगारी में नंबर 1, कर्ज में डूबे हुए प्रदेश में नंबर 1, अपराध दर में हरियाणा टॉप 3 राज्यों में आता है। वो सारी ये जुड़ी हुई बातें हैं। अर्थव्यवस्था और विकास को, विकास की पटरी से उतार दिया गया हरियाणा को, और उसका आड़ लेके फोकस किस चीज़ पे है? जब कोरोना का समय था, फोकस किस चीज़ पे था कि शराब घोटाले के माध्यम से कैसे लूटें प्रदेश की कोरोना में फंसी हुई जनता को, या रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से कैसे लूटें प्रदेश की फंसी हुई जनता को। कोरोना के टाइम भी इंतजार नहीं किया। तो आज इन बातों को लेकर हमें चिंता है, और ये मुद्दे, ये सारे मुद्दे हम विधानसभा सत्र में उठाएंगे। आखिरी मुद्दा कर्मचारियों से जुड़ा हुआ भी है। लगातार कर्मचारियों पे भी हमला बोला जा रहा है सरकार द्वारा, उनके हितों पे हमला बोला जा रहा है कर्मचारियों पे। हाँ, वैसे कर्मचारियों पे भी बोला जा रहा है लगातार। आपने देखा कहीं अपना लाठीचार्ज जो है आपके सामने है, मगर उनके हितों पे भी लगातार हमला बोला जा रहा है। नंबर 1 के बाद एक छटनियाँ हो चल रही हैं। PTI अभी मिले, PTI का उदाहरण है। टूरिज़्म, अभी कोरोना का घोटाला दिखाकर आपने देखा होगा टूरिज़्म
का क्या फ़ैसला आया है कि कोरोना घोटाला की वजह से अब टूरिज़्म की सारी संपत्तियां प्राइवेट सेक्टर में जो है कंपनियों को देने की तैयारी है। ये वही है जो जैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्होंने किलोमीटर घोटाला किया था, अपने चहेते लोगों को बसों का किलोमीटर घोटाले के हिसाब से जितनी जो रेट में पंजाब में और राजस्थान में चलती हैं उससे लगभग 3 से और 30 गुना तक, कोई उसके बराबर तो था ही नहीं। हमने आप लोगों को दिखाया इतनी महंगी उसमें उन्होंने अपना बसों के रूट दिए थे, मिनिमम 3 था, मिनिमम 3 गुना। और इसी प्रकार से ये जो टूरिज़्म का घोटाला जो आ रहा है, ये टूरिज़्म में लोग पहले छटनियाँ करनी शुरू कर दी थी निगम ने कोरोना के टाइम कर्मचारियों के, और अब कह रहे हैं कि टूरिज़्म की जो प्राइम संपत्तियां हैं वो हम प्राइवेट को देंगे। तो प्राइवेट को देने का अर्थ जिस प्रकार सरकार चल रही है अपने जो है चहेते पूंजीपतियों के को सौंपने का काम करेंगे टूरिज़्म की संपत्तियां, ऐसा हमारे को ये दिशा दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब छटनी एक तरफ कर्मचारियों की, दूसरी तरफ कर्मचारियों के हितों से कुठाराघात। जो स्पोर्ट्स पर्सन ग्रुप डी के अंदर 1500 स्पोर्ट्स पर्सन हैं ग्रुप डी के अंदर जिनकी भर्ती हुई थी, जिनकी एक ही भर्ती हुई इस सरकार में। हमने चंडीगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात रखी कि हमारे समय में लगभग 3 लाख, पौने 3 लाख सरकारी क्षेत्र के अंदर रोज़गार मिले लोगों को, अलग अलग नियुक्तियां हुई, लगभग पौने 3 से 3 लाख, जिसमें अकेली शिक्षा के अंदर, अकेले शिक्षा क्षेत्र के अंदर 75,000 तो शिक्षा महकमे में, और उसके अलावा क्योंकि उस समय सारी यूनिवर्सिटीज़ खुली गई है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, इनकी सरकार में एक भी यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं खुला 6 साल तक, बिल्कुल बंद कर रखा है, वो महकमा ही बंद कर दिया कि कोई और यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता ही नहीं ऐसे प्रदेश में। तो हमारे समय ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स आए इसमें एडिशनल, तो लगभग उस दिन जो है 96-97 हज़ार शिक्षा के क्षेत्र में ही भर्ती थी हमारे समय। इनकी गवर्नमेंट में टोटल ये कह रहे हैं 70,000, जिसमें से 70,000 में से 11,000 वो जेबीटी हैं जो हमारे समय चयनित थे, हमारे समय जिनका चयन हो गया था, रिज़ल्ट आ गया था, चयन हो गया था। हाँ, उनको नियुक्ति समय वो आप इनके में गिनोगे कि हमारे में गिनोगे? हमारे समय भर्ती निकली, हमारे समय इंटरव्यू हुआ, हमारे समय चयन हुआ और नियुक्ति पत्र जो है इनकी सरकार में मिला, लिस्ट आ चुकी थी सब। तो वो किस में गिनोगे? वो अगर हमारे में गिन लोगे तो हमारा 3 लाख से ऊपर जाएगा आंकड़ा, इनमें गिनोगे तो इनका 70,000 पहुँचेगा। 6 साल में 70,000 कुल इन्होंने सरकारी नौकरी दी है और हमारे समय 3 लाख मिली थी। एक भी किसी को छटनी नहीं किया गया था, एक को भी। यहाँ तक कि चौटाला गवर्नमेंट में भी MITC वाले जो और कॉन्फेड के जो छटनीग्रस्त कर्मचारी थे उनको हुड्डा साहब ने दोबारा से नियुक्ति देने का काम किया था, क्योंकि उसका एम्प्लॉय किसी एक पार्टी का नहीं होता, सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसमें कोई कहता है, यही मैं समझता हूँ कि एक राजधर्म होता है कि हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी। अच्छा, इसी प्रकार से 7 साल से जेबीटी की कोई नई भर्ती नहीं निकली। हर साल हज़ारों बच्चे जिन्होंने एस्टेट पास कर रखी है वो ओवरेज या वैसे ओवरेज की कैटेगरी में आगे वो ओवरेज हो रहे हैं, एस्टेट पास उनका एक्सपायर हो रहा है, क्योंकि कुछ समय की मान्यता होती है उस इम्तिहान की। हर साल 7 साल ये रिकॉर्ड बन गया, 7 साल तक कोई जेबीटी भर्ती नहीं। और उसमें हमने जब आवाज़ उठाई तो कहा कि उसका कारण ये है कि हमने सरकारी स्कूल कम हो गए प्रदेश में, हमारे समय बढ़ रहे थे, इन्होंने सरकारी स्कूल कम कर दिए। और जो कम कर दिए उसमें भी जो टीचर रेशो थी वो पहले 1/25 थी, 25 छात्रों पे 1 टीचर। अब इन्होंने उसको बढ़ाकर 30/30 पर 1 टीचर कर दिया। तो टीचर छात्र रेशो भी दुनिया के अंदर तो छात्र और टीचर रेशो और बाकी प्रदेशों में भी, आप बिहार वगैरह में जाके देखें, वहाँ तो वो घट रही है क्योंकि टीचर्स की संख्या बढ़ रही है। हरियाणा ऐसा प्रदेश है, ये उल्टी दिशा में, उल्टी गंगा बह रही है हरियाणा के अंदर। तो इसमें मैं उस बात पे आ रहा था कि भाई इसके 1500 एक ही भर्ती का इन्होंने इतना निकाल के ढिंडोरा पीटा। ग्रुप डी जिसमें से आप जानते हो 30-35% पहले छोड़ चुके हैं। अब उसमें 1500 जो स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती थी वो तकनीक की खामी की वजह से उसको सरकार, उनको भी छटनी की तरफ सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि इनको निकालने की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सारे मुद्दे हैं। तो हम विधानसभा के अंदर ये सारे मुद्दे और संसद के अंदर भी सारे मुद्दे ये उठाएंगे
वैसे तो बीच में 2-3 बार ज्ञापन वगैरह के सामने आप सब मिला हूँ, मगर जैसे कि संसद में मेरे को पहुँचने का अवसर मिला है, परिस्थितियाँ ये है कि 14 सांसद भाजपा के हैं हरियाणा से, 10 लोकसभा के और 4 राज्यसभा के, एक विपक्ष का एकमात्र मैं ही सांसद हूँ। तो प्रयास करूँगा कि भाई 14 जो है उन्हें सरकार के हैं, मगर मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है पिछली बार भी लोकसभा में अकेला था कि भाजपा के जो सांसद होते हैं उनको वहाँ बोलने की इजाज़त कम मिलती है। मैं आशा करूँगा इस बार वो ज़्यादा देंगे, उनका केंद्रीय नेतृत्व उनको बोलने की परमिशन। तो मैं मेरे को विश्वास है कि 14 सांसदों से ज़्यादा बोलने का टाइम मुझे वहाँ मिल जाएगा। तो मगर ये इन सारे मुद्दों को, क्योंकि प्रदेश में प्रजातंत्र व्यवस्था रहे, इसके लिए विपक्ष की भी कुछ ना कुछ आवाज़ आप लोग मानते हैं कि ज़रूर होनी चाहिए। तो हम लोग इनको संसद में भी उठाएंगे, विधानसभा में कहते हैं हुड्डा साहब के नेतृत्व में गीता जी, कुलदीप वस्त जी और हमारे सारे जो है ये जो मेन आपके जो मैंने इश्यूज़ उठाए, किसान की बात है, बेरोज़गारी की बात है, पीटीआई की बात है, शराब घोटाले की और रजिस्ट्री घोटाले की बात है। तो ये सारे इश्यूज़ हम उठाएंगे। परसों सीएलपी की मीटिंग है, जहाँ तक मेरी जानकारी आई है। तो उसके बाद अगले दिन से ये विधानसभा सत्र है। सर, जल भराव की समस्या को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। मैंने खुद विधायक कुलदीप वस्त के साथ 25 से ज़्यादा गाँवों का दौरा किया और किसान इस बात से भी सर बेहद परेशान है। पहले तो मुख्यमंत्री महोदय ने, बीजेपी ने ये कहा कि आप धान की फसल मत बुआई करिए, पानी की बचत होगी, हम आपको अन्य फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि देंगे। अब जब किसानों ने अन्य फसलें लगा ली तो बीमा कंपनियां बोलती हैं सर कि हम केवल धान की फसल के लिए ही मतलब जो मुआवजा है। चाय आ गई थी, चाय वगैरह आ गई थी। अच्छा तसल्ली कर लो जी। अच्छा, मैं पूछ लूँगा ना सारे अपने। हाँ, सॉरी। हाँ, बाकी सारा कुछ तैयार है। हाँ, तो अपना ये हाँ, तो जहाँ तक जल भराव की बात है, चाय का मैं कह रहा था, तो आप पूरा तो सवाल पूछते रहे, बीच में रह गया। मैं चाय के लिए बोल रहा था, सबके लिए बुरा नहीं मानते इसमें, चाय के लिए, तेरे चाय के लिए पूछ रहा था आप सबके लिए भाई, कि मैंने कहा चाय आ गई सबके लिए। हाँ, बताओ पूरा कर लो पूरा। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हो कि भाजपा पूंजीपतियों का साथ दे रही है, जबकि वही आपकी सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने पूरे बादली विधानसभा क्षेत्र की जमीनें हैं वो अंबानी को दे दी। ऐसा जो अन्य पार्टी है वो भी आपके आरोप लगाती है। अब आपको भाजपा से दिक्कत क्या है सर, जब वो पूंजीपतियों के हाथों में जा रही है? तो ये हम सभी समझते हैं कि मान लो इस मॉडल को बदला जा रहा है। आपकी पार्टी की सोच है कि सोवियत रूस की जो योजना है वो लागू की जाए, जबकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा से चाहते थे सर कि अमेरिकन व्यवस्था को लागू किया जाए। वो दो धुरियों के बीच में है, मुझे तो लगता है कि पूरा देश टकरा रहा है। नहीं, इसमें ऐसा देखिए, अपना ये कोई अगर वैचारिक अपने को डिस्कशन करना है, मगर तो जल भराव से वैचारिक डिस्कशन पे आ गया, तो हम कोई प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नहीं रही है। देश में लिबरलाइजेशन 1991 में कौन लेके आया? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो देश की इकॉनमी को ओपन अप किया, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की तरफ लेके गए। देश के लगभग सेक्टर्स के अंदर एफडीआई का रास्ता किसने खोला? कांग्रेस पार्टी के समय खोला गया। तो नियंत्रण की बात होती है और नियंत्रण के साथ साथ संतुलन की बात होती है। ये जो अभी मैंने आपको बात बोली, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, उसके हम खिलाफ नहीं हैं। हम तो एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल की बात हम लोगों ने कही थी, जब बीजेपी ने विरोध किया था कि एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में नहीं आएगी। बीजेपी ने आज तक उस पर विरोध पे वो कायम है, जिसकी वजह से बड़े स्टोर्स नहीं आ पाए। नहीं तो हमारा तो था कि उससे भी वो आना चाहिए, उससे पूरी वैल्यू चेन के अंदर ग्राहक का भी फ़ायदा है, किसान का भी फ़ायदा है। मगर ये भी साथ में आपको समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जो कृषि क्षेत्र है वो यूनिक है। आप लार्ज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो मैंने जैसे आपको कहा, वो केवल हिंदुस्तान में ही है कि ये छोटे छोटे ठेकेदार जो ठेके पे किसान खेती करते हैं, वो बाकी देश दुनिया में नहीं मिलेगा। तो आपको हमारी जो हिंदुस्तान की यूनिक पर्सपेक्टिव है, उसको देख के ही आपको कोई नीति बनानी पड़ेगी। ऐसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की आपने बात करी, एफडीआई, जैसे मैंने कहा एफसीआई का जो बजट है खरीद का, वो आप कम कर रहे हैं। मैं आपको एक और बताऊं, मेरा मोबाइल है क्या, सीएसीपी की जो इस साल की रिपोर्ट है, एक बार मेरा मोबाइल लेके आना। हाँ,
CACP की इस साल की जो रिपोर्ट आई है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस, जो अपना जो सारे MSP का निर्धारण किया जाता है, उसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब और हरियाणा से जो अनाज खरीदा जाता है वो उसको कम करने की तुरंत उन्होंने रिकमेंडेशन दी है इस साल कि पंजाब और हरियाणा से अनाज कम खरीदा जाए। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कम खरीदा जाए, ये भारत सरकार की रिकमेंडेशन है इस साल की। तो 2+2 कर रहा है किसान कि एक तरफ भारत सरकार कह रही है कम खरीदेंगे हरियाणा पंजाब से, वो अपनी मुनाफे से ड्रिवन नहीं है। या PGI रोहतक में अब जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे हमारे, चाहे वो स्वयं हुड्डा साहब की बात हो, चाहे मेरे दादाजी की बात हो, उस समय वो बीमार रहे, मेरी दादाजी की बात हो, हम सारे PGI के अंदर रोहतक के अंदर जाते थे क्योंकि विश्वास था उस व्यवस्था में। अब ये जब विज साहब बीमार होते हैं तो मोहाली के अंदर फोर्टिस में जा रहे हैं, तो फिर कौन विश्वास करेगा? तो संतुलन की ज़रूरत होती है हर चीज़ में। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं मेडिसिटी बंद कर दीजिए, आपने जो बात की, या प्राइवेट सेक्टर आप लाओ, इन्वेस्टमेंट हो प्राइवेट सेक्टर की। प्रदेश हमारा इन्वेस्टमेंट में सबसे पीछे क्यों हो गया हरियाणा? हमारे समय इन्वेस्टमेंट्स में ये चाइना लाइट ने 8,000 करोड़ से झज्जर में पावर प्लांट बनाया, हज़ारों बच्चे काम करते हैं, मैं उसके हक में हूँ। आप एक और लगाओ, 6 साल में एक तो लगाते हैं आप। हमने NTPC का भी साथ में लगवाया, जो पब्लिक सेक्टर है, उसमें भी हज़ारों बच्चे काम करते हैं। बहादुर में फुटवेयर पार्क बना, प्राइवेट सेक्टर आया सारा। रोहतक के अंदर IMT बनी जिसके अंदर मारुति आई, उसमें एशियन पेंट आए, बड़े बड़े निवेश हुआ। वो सारा अपने बादली के अंदर पैनासोनिक और ये सारे यहाँ पे जो आई, तो हम उसके प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं, प्राइवेट सेक्टर के हक में हैं। मगर जहाँ आप कृषि जैसे क्षेत्र के अंदर इतने व्यापक बदलाव करोगे, किसान से खरीदना ही नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून ही नहीं, और सरकार के FCI का बजट घटा देगी कि पंजाब हरियाणा से खरीदना नहीं। मैं एक बार वो लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अभी आपने जो बात कही कृषि अध्यादेश को लेकर तीनों, खास तौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला विषय है, इससे तो कल को अगर यही पर्सपेक्टिव बना रहा, चीजें बनी रही, तो हो सकता है कि देश में किसानों की संख्या ही सीमित हो जाएगी बहुत हद तक। कृषि प्रधान प्रदेश और इसीलिए ये तो हो गया एक पर्टिकुलर जो बात। फिर आपने प्रदेश से जुड़े हुए या वो जितने भी मुद्दे उठाए, या जो कर्मचारी हमारे परेशान है, ये देखो मैं कुछ कर एक सेकंड मैं अच्छा सर कुछ करने के बावजूद भी सरकार पे असर क्यों नहीं हो रहा है? आप विपक्ष के नाते अपनी बातों को उठा रहे हैं, आप बातों को कह रहे हैं, लेकिन सरकार पे असर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, क्या इसके लिए किसी बड़े आंदोलन की जरूरत है? नहीं, या सिर्फ नोक से ही काम चल जाएगा? देखिए, नहीं, ये सही बात है कि हमें सरकार के साथ चल रही है, विपक्ष को मजबूती से लोगों की लड़ाई, तो बड़ा आंदोलन हाँ, लड़ने की, मगर उससे, हाँ, लड़ाई, मैं उसकी बात से सहमत हूँ पोपली जी। मगर एक लाइन में जो पढ़ना चाहता हूँ CACP की, वो जो पिछला प्रश्न था ना, उसकी कंटिन्यूएशन में, ये CACP की इस साल की रिपोर्ट है, ये जो अभी आई अपना लॉकडाउन के दौरान जब इन्होंने MSP डिक्लेयर किया। पेज नंबर 23 XX रोमन XX 333 हो गए, उसमें लिखा होता है CACP, द पॉलिसी ऑफ ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट हैज लेड टू एक्सेस ग्रेन्स stocks and adversely affected crop diversification. Commission reiterates its earlier recommendation that central government should urgently review open-ended procurement policy and take a policy decision to restrict procurement from states like Haryana and Punjab, where substantial उन्होंने कारण दिया है कि where substantial groundwater depletion has also occurred and also from other states that give bonus. तो कहने का मतलब है कि ये रिकमेंडेशन आए, उसके बाद ये ऑर्डिनेंसेस आए, वो कहीं ना कहीं उन्होंने जस्टिफाई तो करना ही था। हाँ, और इन रिकमेंडेशन के बेसिस पे ऑर्डिनेंसेस को जस्टिफाई करें, और साथ में जो FCI का बजट है, खरीद का बजट, FCI का खरीद का बजट में मैं एग्जैक्ट आप लोगों को बताता हूँ, देखना, वो मैं ना तो मैंने कभी उस प्रकार से कोई मेरी कोई वो रही है कहते हैं, और ना मैं कभी इस सोच से कभी इत्तेफाक रख सकता। तो पहली बात। दूसरी बात, बड़ौदा के नतीजे की जहाँ तक बात है, बड़ौदा में निश्चित तौर से हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और जिस दिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव का नतीजा आएगा, मेरे को विश्वास है कि भाजपा जजपा की
इस सरकार की, खट्टर सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी। क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारा मानना है कि हर वर्ग दुखी है इस सरकार से। किसान दुखी है, दुर्दशा होगी किसान की, बुरा हाल हो गया। ये 3 ऑर्डिनेंस तो अभी एक आखिरी चोट है, मगर इससे पहले 6 साल तक ना भाव मिला, ना किसान को, खर्चा दुगना हो गया, कर्जा दुगना हो गया, भाव मिला नहीं, खरीद की हमेशा दिक्कत आई। गेहूं का उदाहरण आपके यहाँ ताज़ा है। गरीब आदमी की सारी योजनाओं पे ग्रहण लग गया। गरीब की मनरेगा की स्कीम लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ा दी थी। मकान की स्कीम बंद हो गई, एक नया मकान आया नहीं, सर्वे हुआ है। गरीब आदमी के इंदिरा आवास योजना, प्रदेश निवास योजना वो बंद हो गई। दाल रोटी की स्कीम बंद हो गई। राशन के अंदर गरीब को जो राहत मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं, कोरोना के टाइम भी नहीं मिली, बाकी टाइम तो आप दूर की बात है। तो अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना थी, उसमें झज्जर ज़िले में, सोनीपत ज़िले में घोटाले हुए। गरीब की सारी कल्याणकारी योजनाओं पे ग्रहण लगा, किसान की दुर्दशा हुई। कर्मचारी का मैंने बता दिया, कर्मचारियों से वादा खिलाफ़ी हुई, ना पंजाब स्केल हुआ, ना कर्मचारियों की एज बढ़ाई, अपना जो एज बढ़ाने का इनका वायदा था, ना पुरानी पेंशन स्कीम की बात की गई थी, ना पुरानी पेंशन स्कीम पे कोई कार्रवाई हुई। तो छटनी और की जा रही है। तो कर्मचारी हो, छोटा व्यापारी हो, जो आर्थिक मंदी की चोट की वजह से परेशान है, और देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला प्रदेश, सबसे ज़्यादा अपराध वाले प्रदेशों में से एक। तो हरियाणा की जनता त्रस्त है इस सरकार की कार्यशैली से, निराश है। और इसीलिए बड़ौदा का जो मैंडेट रहेगा वो प्रदेश की जनता राजनीतिक दिशा को नया मोड़ देने के लिए बड़ौदा का से फैसला देगी। और मेरा विश्वास है वहाँ से कांग्रेस पार्टी, हम लोग जीतेंगे बड़े बहुमत से, और उसी दिन उल्टी गिनती जेजेपी और बीजेपी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और ये जो दूसरा अवतार है सरकार का, पहले 5 साल तो प्रदेश को मैंने जैसे कहा कि बर्बाद किया, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी से उतारा। अब दूसरे 5 साल में तो खुले लूट में लगे हैं सारे, पूरी तरीके से। पहले भी लूट में लगे हुए थे और इसीलिए सारे मंत्री हारे। सारे मंत्री क्यों हारे? कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली ऐसी रही होगी कि लोगों को जो है ठीक है, मीडिया के माध्यम से बड़े घोटालों को नहीं आने दिया, मगर लोकल विधानसभा क्षेत्रों के अंदर लोगों को पता होता है कि भाई हमारा जो ये मंत्री है किससे मंथली ले रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। इसीलिए सारे मंत्रियों को एक साथ इतने बड़े बहुमतों के साथ धूल चटाने का काम प्रदेश की जनता ने किया था। मगर इसमें दूसरे सरकार के पार्ट 2 में तो खुले तौर पे सब कुछ जो है सारी सीमाओं को लांघते हुए आपने देख रहा है कैसे लूट खसूट में लगे। नाम ज्ञापन दिए जी जांच के लिए। हाँ, सरकार करती है, अपनी कमेटी को ही नहीं मानती, अपनी कमेटी। गवर्नर के नाम ज्ञापन भी दिया है, बीच में सारे विधायकों ने जांच के लिए। सरकार ने जिस तरह से अभी खिलाड़ियों को जो है, हाँ जी अलावत साहब, ठीक है ना, ठीक अवार्ड देने की घोषणा करी जिस तरह से बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के अभी भी नाम रहते हैं, जैसे साक्षी मलिक, मीरा भाई। तो ये इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो वैसे तो ये भेदभाव बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर रिक्रूटमेंट पॉलिसी में भेदभाव बढ़ता जा रहा है। सत्ता दल से और आरएसएस से नज़दीकी कुछ लोग बैकडोर से उनकी सीधी नियुक्तियां पोस्ट निकाल के की जा रही हैं अलग अलग महकमों पर। ये जो है जग जाहिर है, एक एक पोस्ट निकाल के भी नियुक्तियां की जा रही हैं और महत्वपूर्ण पदों पे भी। मगर जहाँ तक खेल की बात थी, खेल को इससे अलग रखना चाहिए था। तो आपने इतना किया, वैसे तो सारा ही गलत है, मगर खेल में भी इसको घुसाना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो है देश के साथ धोखा है। क्योंकि भाई खिलाड़ी देश का होता है, देश के लिए मान सम्मान लाता है। हमारे समय 725 डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर 725 लोगों को नियुक्ति दी गई थी। वो सभी वो खिलाड़ी थे जो कि जिन्होंने हमारा देश का नाम रोशन किया था। उनमें से बहुत से हो सकता है विचारधारा हमसे मेल ना खाती हो, बहुत से हो सकता है बीजेपी के आज टिकट पे प्रत्याशी भी बने हो, चाहे वो बड़ौदा के अंदर ही योगेश्वर जी की बात हो, चाहे वो अपना जो हमारे खेल मंत्री हैं संदीप जी हैं उनकी बात है। वो खेल मंत्री जी हैं या बाकी योगेश्वर जी हैं, वो हमारी नियुक्तियों को गलत नहीं ठहरा सकते। ये ज़रूर है कि हमें उनके परफॉर्मेंस पे आज भी उतना ही गर्व है, क्योंकि उन्होंने देश का नाम रोशन किया था। वो कोई उससे राजनीति से बात। अब क्या है, अब इन्होंने खेल के अंदर भी कोई नियुक्ति करी नहीं 6 साल में, और अब हमें गर्व है कि उन्होंने, जैसे गर्व है कि बबीता फोगाट जी को उन्होंने लगाया है
नियुक्ति करी है डिप्टी डायरेक्टर पे, हमें गर्व है, खुशी है। मगर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बजरंग पूनिया जी को क्यों नहीं लगाया? उनकी परफॉर्मेंस आप तुलना करिए, साक्षी मलिक को क्यों नहीं लगाया? साक्षी मलिक से 4 साल पहले उनको साक्षी मलिक को कहा था। साक्षी मलिक ओलंपिक में अकेली महिला रेसलर है जो आज तक एक मेडल आया है। साक्षी मलिक को क्यों नहीं लगाया? बजरंग पूनिया को क्यों नहीं लगाया? नीरज चोपड़ा जो पानीपत के हैं उनको क्यों नहीं लगाया? ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि आप पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे समय ऐसा नहीं था, 725 खिलाड़ियों को, तभी देश खेल के मामले में आगे आया था। मगर इस प्रकार का अगर संदेश जाएगा तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के मन में वो टीस रहेगी। तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको, और कि तो मैं केवल जो टॉप नॉच खिलाड़ी हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, इनकी परफॉर्मेंस के मुकाबले में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इनामी राशि भी कम की है, हाँ, उनकी दी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति लाना जो है, हम इसको ठीक नहीं मानते। आप लोगों से ही मैं सवाल पूछता हूँ, आप लोग, कि भाई साक्षी मलिक का क्या कसूर है? ओलंपिक के अंदर उनका मेडल है। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, हो सकता है कि आप में से कोई भारतीय जनता पार्टी से भी कोई कि विचारों से भी कोई प्रभावित हो सकता है, प्रजातंत्र है। मगर मैं पूछता हूँ बजरंग पूनिया क्या कसूर है? मतलब उनकी परफॉर्मेंस उनसे अच्छी है, अच्छी नहीं, उनसे अगर बेटर है तो सबके सामने है जो है। और हमारे समय क्या था, ओलंपिक में मेडल जब कोई आता था तो वो प्लेन वापस नहीं आते थे, उससे पहले नियुक्ति पत्र तैयार होते थे। होपली जी, प्लेन वापस आने से, और कोई भी हो, कॉमनवेल्थ में मेडल आता था, एशियाई में मेडल आता था, 1 हफ्ते के अंदर प्रोग्राम होकर जो जिनके मेडल थे सबको नियुक्ति पत्र सार्वजनिक उससे। इस बात का इंतजार नहीं किया जाता था कि कौन पार्टी ज्वाइन करेगा और किस जो है, और ये इस प्रकार की